Hey guys, how are you? नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम, जय श्री राम. How are you, my dear? कैसे हो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों? आई होप आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है, शानदार चल रही है. यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, फाइन, फैंटास्टिक, लवली, ऑसम. गाइज लेट मी टेल यू, एसबीएलएल के लिए जून 25 में जो मैंने अमेंडमेंट सेशन लिया था वही मेन है. वो आपको देख रहे हैं. और हाँ, दिसंबर के लिए चुटर पुटर है एकदम. तो वो हम डिस्कस करेंगे एंड उसको खत्म करेंगे. बाकी बताओ कैसे हो आप लोग. मैं बहुत आशा करता हूँ, बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम एकदम जबरदस्त, शानदार, जानदार, मतलब ताबड़तोड़ चल रही है. मुझे पूरा पूरा उम्मीद है आप लोगों से कि यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, फाइन, फैंटास्टिक, लवली, ऑसम, बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग. एंड बहुत 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 उम्मीद है यार आपसे. ठीक है, चलिए. सो सबसे पहले जो जून में हो गए हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वो देख लेना. बाकी के अलग से मैं करवाऊंगा अभी. ठीक है, तो ये वाला हो चुका है ना जी. सो ऐसे एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे और देखते चलेंगे. जो हो गए हैं उसको नहीं करेंगे. सेकंड वाला भी जो है वो हमारा हो गया है दोस्तों. ठीक है, जो सेकंड वाला है वो भी हमारा हो चुका है. ठीक है, एंड जो थर्ड वाला है वो भी हमारा हो चुका है. ठीक है ना, थर्ड वाला भी हमारा हो चुका है. बराबर है दोस्तों. फोर्थ वाला भी हमारा हो चुका है. फोर्थ वाला भी हमारा हो चुका है. फोर्थ वाला भी हमारा हो चुका है दोस्तों. ठीक है ना जी, बराबर जी, ऑसम जी, बढ़िया जी, मस्त जी. चलो जी, फिफ्थ वाला भी हमारा हो चुका है. ठीक है, फिफ्थ वाला भी हमारा हो चुका है एंड फिफ्थ वाला भी हमारा हो चुका है दोस्तों. ठीक है, याद रखना इस बात को. यस, चलिए. सिक्स्थ वाला जो है वो भी हमारा हो चुका है. ठीक है, सिक्स्थ वाला भी हमारा हो चुका है दोस्तों. सिक्स्थ वाला भी हमारा हो चुका है. जो सेवेंथ वाला है भाई साहब, वो भी एज सच तो हमारा हो चुका है, सही बताऊं तो. जो सेकंड वाला है, सेवेंथ वाला है, वो भी हमारा हो चुका है. उसको इन्होंने और थोड़ा छोटा कर दिया था, बाकी मैंने जून में वो भी लिया है. तो जो आपको क्या करना है, जून का सेशन जो है वो जरूर देखना है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्त. ठीक है, तो ये सेवन जो है बेसिकली इन्होंने इसमें दिया क्या कि बेसिकली उन्होंने बोला क्या. ठीक है ना, इन्होंने इसमें कहा क्या, तो इन्होंने इसमें कहा यार कि जो एमसीए ने प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स दिए हैं. ठीक है, तो एज पर द अमेंडमेंट एमसीए हैज एक्सटेंडेड मैंडेटरी डीमेट रिक्वायरमेंट फॉर प्राइवेट कंपनी. है ना, बोला था कि मैंडेटरी डीमेट रिक्वायरमेंट की थी प्राइवेट कंपनीज के लिए 30 जून 2025 तक. वो एक्सटेंशन जो है वो एप्लीकेबल अवेलेबल नहीं होगा प्रोड्यूसर कंपनी को और स्मॉल कंपनी को. बोला जो एक्सटेंशन है वो अप्लाई नहीं होगा प्रोड्यूसर कंपनी को और स्मॉल कंपनी को, याद रखना. ठीक है, मतलब उनको इमीडिएटली अप्लाई करना है, उनको एक्सटेंशन पे रिलाय नहीं रहना है, उनको इमीडिएटली अप्लाई करना है, उनको एक्सटेंशन अप्लाई नहीं होगा. तो बेसिकली ये छोटा सा एक पॉइंट था दोस्त, तो वो एक आपको याद रख लेना इसमें, बस और कुछ नहीं है. ठीक है, मेन एलएलपी उसके बाद नेक्स्ट था. एलएलपी में भी जो भी था वो हम कर चुके हैं. आप एलएलपी एक्ट भी मेरा देख सकते हो, जोरदार है ना, मैंने लिया हुआ है. जून के लिए जो सेशन लिया था वही वाला आप डेफिनेटली उसमें देख सकते हो. बहुत ही बढ़िया सेशन वो लिया हुआ था, है ना. एंड ज़रूर से उसको देखो दोस्तों. एलएलपी में एक छोटा सा बस पॉइंट है, मैं वो करवा देता हूँ. एंड एलएलपी में सच कुछ भी नहीं है, जो एक छोटा सा एक पॉइंट है वो देख लो मेरे साथ अभी. एंड दैट्स इट. सो एलएलपी का क्या पॉइंट है मैं बता देता हूँ. बाकी जून वाला ही देखना है आपको. मेन ये एक छोटा सा पॉइंट है, क्या कहता है ये एलएलपी अमेंडमेंट रूल्स 2024, है ना. एलएलपी अमेंडमेंट रूल 2024, उसमें एक सी पेस करके लाया गया था, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट. ठीक है, तो ताकि जो डिफंक्ट एलएलपीज हैं उसको स्ट्राइक ऑफ किया जाए, और उसके लिए आया था दोस्तों. सो बेसिकली यही बोला गया था कि सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, जिसको बोलते हैं सी पेस, वॉज एस्टेब्लिश, उसको एस्टेब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन से, है ना. और वो होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, फॉर फास्टर क्लोजर ऑफ कंपनीज एंड एलएलपी. कंपनीज और एलएलपी के क्लोजर के लिए जो है सी पेस करके जो है लाया गया था. बस इतना आपको याद रखना है. सो सी पेस करके लाया गया था ताकि फास्टर एग्जिट हो पाए डिफंक्ट एलएलपी का रजिस्ट्रार से, हम निकाल पाए फटाफट फटाफट, है ना जी. सो उसके लिए आया गया था सी पेस. सी पेस ये याद रखना, सी पेस करके आया था ताकि फास्टर जो है एलएलपी का एग्जिट हो. तो उनके लिए आया था बेसिकली, ये याद रखना है ना. डिफंक्ट एलएलपी मतलब जो बिजनेस नहीं कर रही, ऑपरेशन नहीं कर रही, लॉन्ग पीरियड से इनएक्टिव है, उनके लिए बेसिकली लाया गया था दोस्त. तो मेरे यारो, ठीक है. फिर स्टार्टअप है उसके बाद. नेक्स्ट स्टार्टअप में
बेसिकली इन्होंने कुछ नहीं दिया है ना जून में। एमएसएमई है नेक्स्ट। एमएसएमई की अगर मैं बात करूं तो एमएसएमई में यस देयर आर सर्टेन थिंग्स विच टू बी डन। एमएसएमई में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच टू बी डन, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। एमएसएमई में हमें कुछ करना है। क्या करना है, लेट मी टेल यू। सो सॉरी, यस, आ जाइए। सो एमएसएमई के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें करने हैं। दो पॉइंट्स हैं मेनली, बाकी तो मैंने जून में करवाए हैं वो। सो दो मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, और एमएसएमई में बाकी फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट। यस, हियर वी गो, आ जाइए। सो एमएसएमई है, उसमें दो पॉइंट करना है। एक फिफ्थ वाला ये वाला पॉइंट है और एक सिक्स वाला पॉइंट है। और उसके बाद में फिर हमारा पूरा जो है पार्ट बी पूरा करना है। पार्ट बी को पूरा करना है। आ जाइए, फिफ्थ और सिक्स जो है वो मेन छोटे से पॉइंट्स हैं, वो एक बार मेरे साथ अभी देख लीजिए आप लोग। आ जाइए। फिफ्थ पॉइंट है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई वाइड नोटिफिकेशन। इसका एक नोटिफिकेशन आया था। तो बेसिकली इसमें इन्होंने क्या बोला कि जो एमएसएमई एक्ट है, जो उसका सेक्शन 9 है ना, उससे रिलेटेड है कि भाई जो बोला गया था, in exercise of power conferred by section 9 of MSME, read with section 15 of the act, central government hereby direct that all companies who get supplies of goods or service from MSME and whose payment to MSME exceed 45 days from the date of acceptance or date of deemed acceptance of goods of service as per the act, shall submit half yearly return to MCA स्टेटिंग द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ पेमेंट ड्यू एंड रीजन फॉर डिले। मतलब इसमें क्या बोला गया था कि सारी कंपनीज जो गुड्स रिसीव करती हैं, सर्विस रिसीव करती हैं एमएसएमई से, उनको एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना है एमएसएमई को। अगर उनका पेमेंट 45 डेज के बियॉन्ड चला गया तो, है ना, फ्रॉम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, उनको 45 डेज के अगर बियॉन्ड पेमेंट चला जाता है, मतलब ऐसी कंपनी जिन्हें 45 दिन हो गए और अभी तक एमएसएमई को पैसा नहीं दिया है, तो उनको एक रिटर्न फाइल करना है एमएसएमई को, और उसमें लिखना है कि कितना अमाउंट हमारा ड्यू है और रीजन क्या, रीजन है जिसकी वजह से ये डिले हुआ है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है दोस्त। क्या पॉइंट है? आई होप आपको समझ में आया कि भाई ऐसी कंपनीज जो एमएसएमई से गुड्स एंड सर्विस लेती है और उनको 45 डेज से ऊपर हो गया है, पेमेंट नहीं गया है, 45 डेज से ऊपर हो गया पेमेंट नहीं गया है, तो ऐसे केसेस में करना ये है कि अगर 45 डेज के ऊपर हो गया, पेमेंट नहीं गया है, तो आपको जो है रिटर्न फाइल करनी है एमसीए को, है ना, एमसीए को रिटर्न फाइल करनी है और बताना है कितना अमाउंट ड्यू है और रीजन क्या है डिले का, रीजन क्या है डिले का, ये याद रखना। एंड द लास्ट पॉइंट, इज द एमएसएमई का जो ये लिमिट है, ठीक है, एमएसएमई का जो ये लिमिट है वो भी देख लीजिए। अच्छा, स्मॉल कंपनी में भी 10 करोड़ पेड अप और टर्नओवर 100 करोड़ हो गया है, तो आप नया वाला लिख के आ सकते हो कि जो ये है, क्या कहते हैं, पेड अप की लिमिट है स्मॉल कंपनी में मैक्सिमम 10 हो गई है, और टर्नओवर 100, तो वो भी एक याद रखना। मैक्सिमम भी उतना ही कर सकता था एमसी और उतना कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है जो इसकी लिमिट है, तो इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। माइक्रो स्मॉल मीडियम की जो लिमिट्स हैं वो रिवाइज की गई है। जो लिमिट्स हैं इसकी रिवाइज कर दी गई है। माइक्रो मीडियम, सॉरी, माइक्रो स्मॉल मीडियम, इसकी हो गई है 2.5 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट कर दिया 2.5 करोड़, ये कर दिया 10 करोड़, ठीक है, ये पहले था एक, है ना, और ये हो गया 25 करोड़, ये हो गया है सॉरी 100 करोड़, ये हो चुका है 100 करोड़, ठीक है, ये हो गया है 100 करोड़ स्मॉल को, और ये हो गया है 125 करोड़, है ना, और ये 2.5 है, ठीक है, और ये हो गया 500 करोड़, ठीक है भाई। तो दिस इज द न्यू लिमिट नाउ। तो अगर आप इन दोनों के अंदर आते हो तो आप इस कैटेगरी में आओगे, देख लो, इन्वेस्टमेंट 2.5, टर्नओवर 10, स्मॉल 2500 और 125 500, ये याद रख लो, ठीक है। दिस इज फ्रॉम इफेक्ट ऑफ 21 मार्च 2025, ठीक है, तो है ना। सो बेसिकली एमएसएमई की जो लिमिट्स रिवाइज हुई है, ये वाली याद रखना दोस्त, ठीक है। एमएसएमई की लिमिट्स याद रखना, अभी कर लो याद, ठीक है ना। एमएसएमई के नई लिमिट्स याद रख लो, चलो जल्दी से, कम ऑन, जल्दी से याद रख लो। तो 2.5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़, 1000 करोड़, है ना, एक एक डेसिमल बढ़ते जा रहा है ना भाई।
25, 250 का 250 नहीं किया, 125 किया, बस वहां लगे। और उधर टर्नओवर 10, 100 और 500 कर दिया। वाह, क्या बात है भाई। तो ये इन्वेस्टमेंट और ये टर्नओवर, तो ये याद रखना दोस्त। सो इसको भी एक छोटा सा पॉइंट है, लर्न कर लेना। 2.5, 10, 25, 100 और 125, 500, ठीक है बेटा, याद रख लेना ये, है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम का। ओके स्वीट हार्ट, वेरी गुड, है ना जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बाकी जून की अमेंडमेंट वीडियो जिसने नहीं देखा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो जरूर देख लेना, है ना भाई। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन। ये मैंने इसमें करवा दिया है, कन्वर्जन मैंने इसमें ले लिया था, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, कन्वर्जन आपका हो चुका है। एंड उसके बाद में हाँ, अब जो पूरे अमेंडमेंट हैं वो इसके हैं, वो पूरे करवाने हैं, और इजी हैं वो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, करवा देता हूँ, आ जाओ। चलिए ना 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 ना, बहुत इजी। आ जाइए कर लेते हैं। 5 हैं केस लॉ, इजी इजी, एकदम इजी इजी, कुछ बड़े केस लॉ नहीं है, ठीक है। सो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, सुन लो आपका काम आसान हो जाएगा, केस लॉ सुन लो बस, तो आपका काम हो जाएगा। कोई ऐसा हाई फंडू नहीं है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई टफ है, एकदम कोई दिक्कत वाली पॉइंट है, इजी पॉइंट है ना, आराम से हो जाएंगे। तो पहला केस जो है, एक एक करके करते हैं, 5 केस हैं। सबसे पहला केस है भाई चेतना राजपूत वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी। चेतना राजपूत वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी का केस है। इसमें हुआ क्या कि टीचर थे, 25 साल की सर्विस की उन्होंने, बताओ, तो वो एलिजिबल थे पेंशन के लिए, ग्रेच्युटी के लिए, लेकिन उनको ग्रेच्युटी मिली नहीं, है ना। तो उन्होंने वो जो है वो हाई कोर्ट चले गए भाई। तो हुआ क्या कि बोला गया ग्रेच्युटी तो 30 दिन में देनी है, और उन्होंने इंटरेस्ट के लिए अप्लाई किया, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, अब कि इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए 10%। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर डायरेक्ट किया कि ग्रेच्युटी पे करो प्लस 10% दो। मतलब इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया ग्रेच्युटी को, बोला कि ये स्टेचुटरी राइट है, डिले मतलब मैंडेटरी 10% का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड था ये, मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या कि एक बंदे थे, वो सर्विस में थे, कितने साल की सर्विस थी उनकी, 25 साल की सर्विस थी। एक बंदे ने मतलब 25 साल काम किया, ऐसा समझो आप सिर्फ, ठीक है, 25 साल काम किया, और एंटाइटल था पेंशन के लिए, ग्रेच्युटी के लिए, और बिना जस्टिफिकेशन के उसको ये सब मिला नहीं, ठीक है ना, ये सब मिला नहीं। तो ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए, आप जानते हैं, है ना, 1 मंथ में मिलनी चाहिए, ड्यू डेट वो है, ये भी आप जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, ठीक है, इसमें भी यही बोला है, ये वाले केस में नेत्रम साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में, कि भाई एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है ना, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए है, जो लॉन्ग टर्म सर्व करते हैं, ड्यूटी है कि उनको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, ठीक है। एंड एम्प्लॉय बिल्कुल अप्रोच कर सकता है कोर्ट को अगर गलत है तो। सो हाई कोर्ट ने ये जाना कि डिले है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में ऐसा बोल चुका है, कहने का केस तो हाई कोर्ट में ही गया था ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक बोल चुका ऑर्डर में, ठीक है ना, कि भाई इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप ऐसा करते हो तो। सो बेसिकली हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने भी यही देखा और बोला कि लायबल टू पे इंटरेस्ट, और बोला कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, है ना जी, और मतलब बिंदास आपको ग्रेच्युटी भी मिलेगी और आपको आपका इंटरेस्ट भी मिलेगा। देयरफॉर ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्टेड टू पे ग्रेच्युटी टू पिटिशनर विथ इंटरेस्ट ऑफ 10%। तो मतलब ग्रेच्युटी तो मिलेगा मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब ग्रेच्युटी इज अ इंपॉर्टेंट राइट, इसको हाईलाइट किया गया है इसमें। एक मैंडेटरी राइट है ग्रेच्युटी, आप उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ग्रेच्युटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, एंड ये इसके बारे में याद रखना, ठीक है। आप लोग को कोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कोड एक्चुअली एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब आपके एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है कोड, लेबर कोड, लेकिन गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस है चैप्टर नंबर 15 से, इस बार ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस लग रहे हैं मेरे को, 14 15। तो उसको अच्छे से करना, क्योंकि कोड रिसेंटली इफेक्ट में आया है, तो कोड से रिलेटेड क्वेश्चन, ऑल्दो आपको कोड पूरा नहीं है लेकिन उसके ग्लिम्स तो है ना आपको, तो उससे क्वेश्चन डेफिनेटली आने के बहुत चांस है। तो इस बार जो है एसबीएलएल के पेपर के पहले वो चैप्टर्स अच्छे से कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट है लिटिल वर्ल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। उसमें क्या था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, कि भाई क्या एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है बिना एम्प्लॉयर के पास जाए, है। मतलब हुआ क्या कि एम्प्लॉय था, उसने सर्व किया था एज अ टीचर, है ना, कुछ 11 साल, और उसको ग्रेच्युटी नहीं मिली थी, 5 साल से ज्यादा सर्विस किया था फिर भी ग्रेच्युटी नहीं मिली थी, तो वो सीधा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास चला गया कि मुझे पैसा चाहिए विद इंटरेस्ट। तो अथॉरिटी ने बोला हाँ तुम्हें पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट, सिंगल जज ने ऑर्डर दे दिया, स्कूल ने रिट पिटीशन फाइल कर ली, स्कूल ने रिट पिटीशन फाइल कर ली, ठीक है ना जी। सो उनका कहना था कि एम्प्लॉय जो है
उसको अप्लाई करना चाहिए राइटिंग में, तभी ग्रेचुइटी मिलेगी। तो बेसिकली सेक्शन 7 में ये लिखा है, सेक्शन 7(1) में, सेक्शन 7(2) में ये भी लिखा है कि एम्प्लॉयर खुद से भी डिटरमाइन करेगा और एम्प्लॉय को बताएगा और 30 दिन में पे करेगा। तो कोर्ट ने कंक्लूजन ये दिया कि एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है पे करना, फर्क नहीं पड़ता एम्प्लॉय ने मांगा कि नहीं मांगा, और आपको वो से ग्रेचुइटी पे करना है, और एम्प्लॉय डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बिना आपके पास जाए। ये चीज डिसाइड हुई। तो हुआ क्या इसमें कि एक व्यक्ति ने 11 साल तकरीबन काम किया, उसको ग्रेचुइटी नहीं मिली, और वो चला गया कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कि ग्रेचुइटी पे करो, है ना, मुझे 10% से। तो भाई इसमें यही डिसाइड हुआ कि देखो 7(1) जो कहता है वो बोलता है कि एम्प्लॉय अप्लाई करेगा ग्रेचुइटी के, लेकिन 7(2) ये कहता है कि एम्प्लॉयर को डिटरमाइन करनी है और ग्रेचुइटी पे करना है 30 दिन में। तो तीनों को साथ में पढ़ो तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो ग्रेचुइटी पे करे, फर्क नहीं पड़ता एप्लीकेशन आए कि ना आए, है ना। तो बेसिकली इससे चीज बहुत क्लियर हो गई कि भाई इससे चीज बहुत क्लियर हो गई, है ना, कि आपको ग्रेचुइटी पे करना है, एप्लीकेशन का वेट नहीं करना है, आपको ग्रेचुइटी पे करना है और पेमेंट करना है 30 डेज के अंदर जब से वो पेबल है ना। सो वो पे करना है, दैट्स इट, है ना। एम्प्लॉय सबमिट करेगा उसके बाद जाओ, ऐसा नहीं है, आपको जैसे ही पे करना है वैसे पे करना है, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऐसा। और एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। ये चीज इसमें डिसाइड हुई, छोटा सा केस था दोस्तों। अगला केस था लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। सेकंड केस समझ आया ना कि भाई वेट नहीं करना है, इन शॉर्ट वेट नहीं करना है कि एप्लीकेशन देगा तभी ग्रेचुइटी पे करना है, जब आपको पता है ग्रेचुइटी पेबल है वहां से 30 दिन में पे करना है, बात खत्म, ठीक है। और एम्प्लॉय डायरेक्टली कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है ना, उसको ग्रेचुइटी नहीं मिली तो बात खत्म है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट है लालचंद जिंदल वर्सेस रीजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा। इस केस में क्या था, बहुत इजी केस था कि संडे और जो पेड हॉलीडेज होते हैं, क्या उसको 240 दिन में काउंट करना है जब आप कंटिन्यूस सर्विस काउंट करते हो 25B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, है ना। कि हमने देखा ना बेसिकली 240 दिन जो है कंटिन्यूस सर्विस के लिए हम देखते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, ठीक है। यस और नो गाइस, देखते हैं कि नहीं देखते हैं, याद है कि भूल गए आप लोग। हाँ 240 दिन, है ना। सो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्कर कंटिन्यूस सर्विस में माना जाता है अगर उसने 240 दिन काम किया 12 साल में, और 240 दिन में क्या संडे और पेड हॉलीडे को काउंट होते हैं, ये मेन सवाल था उसमें, कि कंटिन्यूस सर्विस में हम मानते हैं वर्कर को अगर उसने 240 दिन काम किया, लेकिन क्वेश्चन ये था क्या उसमें संडे और पेड हॉलीडे काउंट होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता क्या लिखते हैं। तो ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया वर्कमैन का क्लेम, बोला तूने 227 दिन ही काम किया है ना, और 240 दिन काम नहीं किया। वर्कर का कहना था कि चचा ओ चचा आपने संडेज को, उसका कहना था वर्कर का कि चचा आपने संडे को और पेड हॉलीडे को एक्सक्लूड कर दिया है ना, है ना। तो उसने हाई कोर्ट के पास गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है, जजमेंट का नाम है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है वर्कमैन ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संडे और पेड हॉलीडे को काउंट करेंगे जब कंटिन्यूस डे निकालते हैं। तो पिटिशनर के अगर वो दिन निकाले तो 240 दिन पार हो रहे हैं, तो माना गया कि ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड दिया है वो अनसस्टेनेबल है और उसको क्वाश कर दिया गया। जो ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया है उसको क्या माना गया, अनसस्टेनेबल है, और उसको क्वाश कर दिया गया, है ना। और क्वाश कर दिया गया उसको, और फ्रेश एडजुडिकेशन मांगा गया, फ्रेश एडजुडिकेशन लाया गया, मतलब मैटर जो है उसको बोला गया कि फ्रेश एडजुडिकेशन करो दोनों पार्टीज को सुन के। मतलब इन शॉर्ट बेसिकली कंटिन्यूस सर्विस काउंट करने के लिए फॉर सेक्शन 25B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, वीकली ऑफ जो होते हैं या हॉलीडेज जो होते हैं उसको काउंट किया जाएगा 240 दिन में, मतलब उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, कहने का मतलब ये है ना जी। सो अगर संडे हटा रहे थे तो उसके 240 से कम हो रहे थे, लेकिन उसको माना गया कि इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली वो उससे रिलेटेड था, सेक्शन 25B में बोला गया था कि वर्कर कंटिन्यूस सर्विस में माना जाता है अंडर सर्टेन केसेस, ऐसा उससे रिलेटेड था वो। तो वो एक याद रख लेना आप लोग, बात खत्म, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, दो बच्चे और छोटे छोटे से, फाइबर कॉर्पोरेशन वर्सेस श्री मारुति हरीशचंद्र अमृते, है ना। अब उसमें यह था कि अगर आपकी एज हो जाए सुपर एनुएशन की तो क्या आपको अभी अभी का केस है, 5 मार्च 2025 का केस है ना। रिट पिटीशन गई थी मालूम इसमें, रिट पिटीशन आपको पता होगा क्या होती है, यू नो इट वेरी वेल व्हाट इज रिट पिटीशन, है ना, आप जानते हैं क्या होती है रिट पिटीशन। फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो बराबर। तो बेसिकली हुआ क्या
कि एक एम्प्लॉय था, उसका एज हो गई, जैसे एज हो गई तो रिटायर होना पड़ता है ना, तो एक एज हो गई, है ना। अब जो एम्प्लॉयर था उसने रिट्रेंचमेंट प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, है ना, है ना। तो बेसिकली एम्प्लॉय जो है उसको लमसम कॉम्पनसेशन मिलेगा कि नहीं। अब इसमें हुआ क्या केस में कि एक व्यक्ति था, उसकी सैलरी थी कुछ 12,650 रुपए, उसको निकाल दिया गया कॉस्ट कटिंग के चलते, है, उसको निकाल दिया गया किसके चलते, कॉस्ट कटिंग के चलते उसको निकाल दिया गया, ठीक है। और उसने डिस्प्यूट रेस किया, लेबर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इसको रीइंस्टेट करो, वापस लेके आओ, कंटिन्यूटी में रखो, पूरे वेजेस दो, बैक वेजेस दो, जो वेजेस इसके चलेगा वो भी दो। एम्प्लॉयर ने चैलेंज किया कोर्ट को, रिस्पोंडेंट उसका कहना था कि उसकी रिटायरमेंट की एज हो गई है, केस के दौरान उसकी रिटायरमेंट की एज हो गई है। तो तहसीलदार ने रिकवरी शुरू की, तहसीलदार जो था उसने रिकवरी शुरू की 7,23,450 रुपए की, है ना। अब हुआ क्या कि उनका कहना, जजमेंट ये आया कि रीइंस्टेटमेंट इम्पॉसिबल है, मतलब वापस तो नौकरी पे नहीं आ सकता क्योंकि वो 60 साल का हो चुका है, ठीक है। अब रीइंस्टेटमेंट इलीगल हो जाएगा। फिर बोला कि जो वर्क है वो टेक्निकल नेचर का था, सुपरवाइजरी नहीं था, वर्कर जो है वो वर्कर था। फिर ये आया कि लेबर कोर्ट ने गलत किया है, उनका कहना था कि लेबर कोर्ट ने रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर किया, वो तो रिटायर हो गया है और एज हो गई है, तो रीइंस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो बोला कि रीइंस्टेटमेंट नहीं हो सकता तो क्या होगा, तो फिर कोर्ट ने बोला कॉम्पनसेशन दे देंगे। क्या दे देंगे, कॉम्पनसेशन दे देंगे, बोला क्योंकि कॉम्पनसेशन दे देंगे। क्यों कॉम्पनसेशन दे देंगे, क्योंकि रीइंस्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो लेबर कोर्ट के अवार्ड को मॉडिफाई करवाया गया और उसमें कॉम्पनसेशन, लमसम कॉम्पनसेशन दिलवाया गया, लमसम, यस याद रखना क्या दिलवाया गया दोस्तों, लम सम कॉम्पनसेशन दिलाया गया, 3,58,073 रुपए का, 3,58,073 रुपीज का ये दिलवाया गया, कि बैक वेजेस नहीं मिलेंगे, रीइंस्टेटमेंट नहीं होगा और कोई और दूसरे बेनिफिट नहीं, और है ना। तो बेसिकली ये चीज हुई दोस्तों, मतलब इन शॉर्ट लीगल, इसमें आपको क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि अगर नौकरी में वापस नहीं जा सकते सुपर एनुएशन के कारण, एज होने के कारण, मेरे को गलत तरीके से निकाला गया और मेरी एज हो गई अब, और मैं वापस नहीं जा सकता नौकरी में, तो फिर आप ऐसे केस में आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। ये चीज सामने निकल के आई, ठीक है। और खासकर तब जब मुझे गलत तरीके से निकाला गया, मतलब अगर मैं गलत तरीके से, कोई एम्प्लॉयर मुझे निकालता है और अब मेरी एज हो गई है, मैं उस जगह काम भी नहीं कर सकता, तो मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा दोस्तों, इंस्टीड ऑफ रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। तो इंस्टीड ऑफ रीइंस्टेटमेंट मुझे जो है कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, लमसम कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, अगर मुझे गलत तरीके से रिट्रेंच यानी निकाला गया गया है। तो दो स तो या रो बचो प्यारो याद रखना इस बात को, ये पांचों केस को करना है, ठीक है। मेन याद रखना आप, इसका जजमेंट काम हो जाएगा आपका, जजमेंट याद रखना, केस का नाम याद रख लिया काफी है ना। इतना पूरा रीड नहीं किया तो भी, एक बार किया तो अच्छी बात है वैसे, बाकी दिक्कत नहीं कोई, लेकिन बाकी इससे काम हो जाएगा, आप इतना याद रख लिया ना अच्छे से काम हो जाएगा। और अभी अभी लेटली पढ़ रहे हो, ताजा ताजा पढ़ रहे हो, एग्जाम के पहले याद रहेगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट है उमा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, बढ़िया केस था। अब इसमें क्या था कि बोला गया कि मैटरनिटी लीव जो है वो सिर्फ एक वेलफेयर मेजर नहीं है, इट्स इट्स अ मैटर ऑफ फेयर प्ले, इट्स अ मैटर ऑफ सोशल जस्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। अब एक लड़की है, अब भाई भगवान ने जो है माँ बनने, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो तो औरत, आई मीन टू से फीमेल को ही दिया है ना, कि भाई वही कर सकते हैं बेबी। तो ऐसे केस में अब उसके चक्कर में बेचारी की नौकरी जाए या उसको पैसे ना मिले, वो तो गलत है ना। तो ये एक सोशल जस्टिस है, फेयर प्ले है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, ये इसमें बोला गया। इसमें फैक्ट ऐसे थे कुछ कि उमा देवी करके गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, उसके दो बच्चे थे पहली मैरिज से, और तीसरा बच्चा हुआ सेकंड मैरिज से। हाँ, पहले दो बच्चे थे पहली मैरिज से, फर्स्ट मैरिज से, और सेकंड मैरिज से उसको एक बच्चा हुआ, थर्ड चाइल्ड हुआ। तो बोला गया कि मैटरनिटी लीव तो दो बच्चों के लिए है, तो उसने उसकी तीसरी बच्चे की मैटरनिटी लीव रिजेक्ट कर दी गई। तो सिंगल जज ने अलाउ कर दिया पहले तो कि मिलेगा तीसरे बच्चे के लिए बेनिफिट, लेकिन डिवीजन बेंच के जब पास मामला गया, दो जज के पास गया, उन्होंने उसको रिवर्स किया। तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रखी कर दिया, बोला गया क्या, हाँ क्या बोला गया कि देखो यार देखो यार, बोला गया सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई देखो,
हाँ ये लॉ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 2 सर्वाइविंग बच्चे हैं अगर, तो आपको बेनिफिट मिलते हैं 26 हफ्तों के, और अगर 2 के बाद आप बच्चे करते हो तो आपको मिलते हैं 12 हफ्तों के। ठीक है, बोलो हाँ या ना, है ना। सो बेसिकली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैटरनिटी जो लीव है ना, ये एक मैटरनिटी लीव एक मैटरनिटी बेनिफिट देती है, ये इंपॉर्टेंट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी के लिए, है ना। तो बोला कि मैटरनिटी लीव जो है वो आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी, आर्टिकल 21 डिग्निटी, राइट टू लाइफ, है ना, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन सब के लिए जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बोला कि भाई मैटरनिटी लीव का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो वुमेन है वो मदरहुड में जा सके विदाउट फियर ऑफ विक्टिमाइजेशन। ठीक है, विक्टिमाइजेशन ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव दी, है ना। सो तीसरे बच्चे के लिए भी बोला कि आपको मैटरनिटी लीव रिजेक्ट नहीं होगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी, है ना, थर्ड बच्चे के लिए भी मिलेगी। ठीक है, सो बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, कि थर्ड बच्चे के लिए भी मैटरनिटी लीव मिलेगी दोस्तों, दिस वाज द पॉइंट। ठीक है, सो ये चीज फाइनली डिसाइड की सुप्रीम कोर्ट ने। आइए मैं इसको आपको करवा के दे देता हूँ दोस्तों। आ जाइए भाई, चलिए। सो मिलेगी, एंड कितनी मिलेगी, तो 12 हफ्ते, बराबर ना। मिलेगी तो सही। देखो हुआ क्या कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, 2 बच्चे थे प्रायर मैरिज से, और तीसरे बच्चा हुआ सेकंड मैरिज से। और बोला गया कि भाई उसकी स्टेट पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिंग मैटरनिटी लीव टू 2 चिल्ड्रन लेड टू रिजेक्शन ऑफ, मतलब उसको तीसरे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव ही नहीं दे रहे थे। तो वो जो है उसने रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई मैटरनिटी लीव तो मिलेगी, एंड रिजेक्शन जो हुआ है वो इलीगल है माना। और डिवीजन बेंच जो था, माना कि जो सिंगल जज ने डिसीजन दिया है वो गलत है, बिल्कुल गलत है माना। और डिवीजन बेंच ने बोला कि appellant was not entitled to maternity leave as claimed by her, accordingly judgment and order of single judge has to be set aside। मतलब उसकी रिट पिटीशन अलाउ की डिवीजन बेंच ने, बोला तीसरे बच्चे के लिए मिलेगी लीव। कितनी मिलेगी तो वो तो आप जानते हैं, लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे पढ़ लो इसको, जजमेंट क्या आई, और इसको एक बार मेरे साथ पढ़ लो, है ना, देख लीजिए क्या लिखा है। बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन दैट डिनाइड मैटरनिटी लीव टू गवर्नमेंट स्कूल टीचर फॉर बर्थ ऑफ थर्ड चाइल्ड, मतलब तीसरे बच्चे के लिए भी मैटरनिटी लीव मिलेगी, है ना। और मैटरनिटी लीव डिनाई नहीं कर सकते उस वुमेन को जिसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तीसरे बच्चे में भी मतलब मैटरनिटी लीव मिलेगी बेसिकली, है ना। और हाँ कितनी मिलेगी वो लिखा हुआ है। क्या बोला गया है कि भाई अ वुमेन एम्प्लॉइंग 2 बच्चे तो 26 हफ्तों की मिलती है। फॉर वुमेन एम्प्लॉइंग हैविंग 2 और मोर टू सर्वाइविंग, तो बेनिफिट जो है वो 12 हफ्ते मिलता है। सो देर इज नो सीलिंग कैप ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू क्लेम मैटर, मतलब ये बोला है तीसरे बच्चे से 12 हफ्ते मिलेगा, लेकिन कितने में मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मतलब आप 10 बच्चे भी करो तो 12 हफ्ते तो मिलेंगे ही तीसरे से। द ओनली थिंग इज वुमेन एम्प्लॉइंग 2 और मोर सीकिंग मैटरनिटी लीव द पीरियड ऑफ बेनिफिट इज रिड्यूस, मतलब पीरियड ऑफ बेनिफिट जो है वो 12 हफ्ते हो जाएगा, लेकिन मिलेगा तो सही। मतलब जो 26 हफ्ते मिलता था वो 12 हफ्ते मिलेगा तीसरे बच्चे से। समझ रहे हैं क्या बात को। तो बेसिकली मिलेगा तो सही। अब ऐसा ये नहीं गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि आप इतने ही बच्चे कर सकते हो, आपका राइट टू लाइफ है, आपको जितने चाहिए। ठीक है, आपको जितने चाहिए भाई। अब है ना भाई, मैं 10 बच्चे करूँ तो भाई मुझे कौन रोक सकता है, मेरा राइट टू लाइफ है, बराबर है कि नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है थस एज can be seen from above through various international convention the world community has recognized broad spectrum of reproductive rights which include maternity, पर ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। अभी आपको पता है फॉरेन में चलन आया है, फॉरेन में मतलब जो लोग हैं वो आजकल 5 5 6 6 8 8 बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा भी है दोस्तों। हमारा एक कजिन है वो फॉरेन पढ़ने गया है, तो उससे बात हो रही थी एक दिन, तो उसने बताया कि वहाँ पे अभी है चलन है कई जगह कि 6 6 8 8 बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं, जो इंडिया में हमारे पहले था वो चलन अभी चल रहा है उधर, है ना। जैसे आप रोनाल्डो को देखो, है ना भाई, ऐसा। एनीवे, सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है, इन शॉर्ट आपको ये समझ में आया ना। ठीक है, बाकी का ये आपको इन शॉर्ट ये समझ में आ गया कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, नॉट नॉट जस्ट फेयर प्ले सोशल जस्टिस बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के लिए ज़रूरी है, एंड एक महिला जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। सो दैट्स इट।
सो ये आप याद रखना, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, ये सब के लिए जरूरी, राइट टू डिग्निटी के लिए। इन शॉर्ट मतलब मैटरनिटी बेनिफिट तो मिलेंगे, तीसरे बच्चे से 12 हफ्ते मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। सो दिस वाज द पॉइंट। तो ये एक केस था, याद रखना इसको, ठीक है बेटा? ओके। बस दैट्स इट। बाकी का जून के अमेंडमेंट जो है वो आप इससे देख लोगे, है ना? जून के अमेंडमेंट जो है अब इससे देख लेना। किससे बेटा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, वहां से देख लेना, ठीक है दोस्त? थैंक यू सो मच, लव यू, मिस यू, टाटा बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अपने घर वालों का, है ना? और अच्छे से पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो। अभी 10 दिन बाकी हैं, अच्छे से पढ़ो, एकदम अपना बेस्ट दो जितना हो सकता है। जब भी ऐसा लगे कि यार मैं भूल रहा हूँ, यार याद नहीं आ रहा, आप बस अपने आप को कॉन्फिडेंट रहो, याद आएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, पॉइंटर्स बन गए होंगे, लर्निंग हुई होगी, रिवीजन करते रहो। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्वीट हार्ट्स, है ना? पूरी यूनिक की टीम आपके साथ है, हम आपके साथ हमेशा हैं, नो मैटर व्हाट। एंड बस यही है कि कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से एग्ज़ाम देना, है ना? और मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के पोस्ट करूँगा कि डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्ज़ाम, तो वो देख लेना। और बाकी सब चंगा होगा, सब अच्छा होगा, है ना? भगवान जी सब अच्छा करेंगे, है ना? भगवान जी का नाम लेते रहना, जिस भी भगवान को मानते हो, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेते रहना, है ना? और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है जी? सो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस। एंड जून की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो देख लेना, ठीक है? लव यू गाइस, टेक केयर, वी आर मिसिंग यू अ लॉट। एंड एग्जाम के बाद अच्छे से मिलेंगे, तो अच्छे से एग्जाम दीजिए। लव यू गाइस, बाय बाय।